हेलो डियर फ्रेंड्स, गूगल नर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मिशन परिचारिका 2.0 का क्विक रिवीजन पॉइंट का जो हम सॉल्यूशन कर रहे थे इसके अंदर। तो इसके अंदर फोर्थ पार्ट के अंदर एक बार फिर से मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्विक रिवीजन पॉइंट और PYQs लेकर आया हूँ। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी बुक सॉल्व करवाने का प्रयास करूँगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो पूरी बुक को हम जल्दी सॉल्व करेंगे और जल्दी आपके लिए जो है सारी वीडियो अपलोड कर दी जाएंगे। वीडियो की साइज ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगी। तो आप पूरा देखें, वीडियो को स्पीड बढ़ा कर देखें, कैसे भी देखें, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये PYQs जो है आपके अपकमिंग सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर लास्ट अपन ने ख़त्म किया था उससे आगे हम बात करेंगे PYQs की जो इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो 93 तक अपन ने किया था, उसके आगे हम बात करते हैं। If highest temperature recorded in the morning and lowest temperature in the evening, this type of fever is known as। इसमें ऐसा पूछा गया है कि अगर मॉर्निंग के टाइम जो है आपका टेम्परेचर जो है हाईएस्ट आप रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी हाई लेवल के ऊपर है, और इवनिंग के टाइम में आपका बिल्कुल लो लेवल के ऊपर है, तो इस टाइप की फीवर को अपन क्या कहेंगे? इस टाइप के टेम्परेचर एलिवेशन या टेम्परेचर चेंजेस को अपन क्या कहेंगे? तो इनवर्स फीवर। इनवर्स का मतलब आप समझ गए, उल्टा। यानी कि मॉर्निंग में जो है टेम्परेचर क्या रहेगा? हाईएस्ट रहेगा, और इवनिंग में क्या रहेगा? लोवेस्ट रहेगा, उल्टा रहेगा दोनों का। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इनवर्स फीवर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रेक्टल टेम्परेचर? ओरल और रेक्टल टेम्परेचर के बीच में कितना डिफरेंस होता है इन एडल्ट क्लाइंट? एडल्ट क्लाइंट के अंदर तो 0.6 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस रहता है। अगर आपको सेल्सियस में पूछा जाता है कि रेक्टल और ओरल टेम्परेचर के बीच में कितना डिफरेंस होता है, तो 0.6 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड आपको फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आप बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फिंगर्स टू बी यूज्ड व्हाइल चेकिंग द पल्स। पल्स आप चेक करते हैं, आपकी पल्स रेट जब आप चेक करते हैं, ठीक है, रेडियल आर्टरी के ऊपर, तो उसके ऊपर आपको फिंगर कितनी यूज़ में लेनी है? तो 3 फिंगर यूज़ में लेनी है आपको। तो कौन कौन सी? फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। ये IGMI पटना का 2018 का क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए सारे ये, कि ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि कितनी फिंगर अपन काम में लेंगे तो अपन जो है फर्स्ट, मिडल और इंडेक्स फिंगर अपन काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द राइट प्लेसमेंट ऑफ स्टेथोस्कोप टू चेक द एपिकल पल्स? राइट प्लेसमेंट यानी इसमें पूछा गया है कि स्टेथोस्कोप की लोकेशन क्या रहेगी जब आप एपिकल पल्स जो है चेक कर रहे हैं। तो 4 to 5 लेफ्ट रिब्स एट मिड क्लेविकल लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन और लेफ्ट रिब्स 4 to 5 लेफ्ट वाली रिब्स के ऊपर और मिड क्लेविकल लाइन के ऊपर होगा। एम्स ऋषिकेश 2019 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है अपने लिए। विच इज द मोस्ट रिलायबल पल्स इन इन्फेंट? तो एपिकल पल्स जो है रिलायबल पल्स होती है इन्फेंट के अंदर। UPUMS 2023 का क्वेश्चन, हाल ही के ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछे जाते ही है। ऐसी चीज़ें पूछी जाएगी जो आपको कंफ्यूज करेगी। रहेगी छोटी है और सिंगल लाइनर आएगा, लेकिन ये ज़्यादा कंफ्यूज करता है। लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं आपके, अप्लाइड क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं मेमोरी बेस्ड, वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते इतना, क्योंकि आंसर मिल जाता है उनमें। नेक्स्ट, एपिकल पल्स इज असिस्ड बाई प्लेसिंग द diaphragm of the stethoscope at the area of mitral area। मिट्रल एरिया के ऊपर आप डायफ्राम रखेंगे स्टेथोस्कोप का और असेस करेंगे क्या? एपिकल पल्स आप असेस करने का प्रयास करेंगे मिट्रल एरिया से। देख, नेक्स्ट, द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर इज द टेकिंग द रीडिंग रेक्टल। मोस्ट रिलायबल मेथड होता है, याद रखिएगा हमेशा, आपसे पूछा जाता है अगर कि मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, रिलायबल मेथड कौन सा होगा? रेक्टल मेथड। कोर बॉडी टेम्परेचर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल। कोर बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द विच साइड? टेम्पोरल। टेम्पोरल साइड से आप क्या नापते हैं या मेजर करते हैं? तो आपका कोर बॉडी टेम्परेचर। अगर रिलायबल मेथड तो रेक्टल है, कोर बॉडी टेम्परेचर का नाम आते टेम्पोरल रीजन का नाम आएगा।
ठीक है, साइट रहेगी टेम्पोरल। एम्स कंबाइंड 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी भी पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, अब याद रखिए इन क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन एरिया दैट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ये भी पूछा जाता है आपसे, BHU का क्वेश्चन है 2015 का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन एरिया दैट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, यानी अपने ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपकी बॉडी के अंदर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जी हाँ, टेम्परेचर, तापमान का नियंत्रण करता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है किसका नियंत्रण करता है, तापमान का नियंत्रण करता है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर का नियंत्रण करता है। हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर, इसमें ऐसा पूछा गया है कि अगर आपको ओरल टेम्परेचर लेना है और आपके पेशेंट ने कोल्ड मिल्क यानी ठंडा दूध पी रखा है या जूस पी रखा है, कुछ भी पी रखा है, तो आपको कितनी देर वेट करना, उसके बाद टेम्परेचर लेना है। तो 20 से 30 मिनट यानी आधा घंटा मान के चले आप वेट करेंगे, उसके बाद में उसका टेम्परेचर लेंगे। जिपमर 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, आधा घंटा रुकने के बाद आप उसका ओरल टेम्परेचर ले सकते हैं। नेक्स्ट, द नॉर्मल रेशियो ऑफ सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर इज 3:2:1 होता है। 321 आप याद रखेंगे, 321 आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है जब भी कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ठीक है, ब्लड प्रेशर हो गया और पल्स प्रेशर। तो CDP जो SDP होता है, SDP का मतलब सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड पल्स, उसका रेशियो कितना होता है, 321 से आप याद रखेंगे 3:2:1 होता है। ये हमेशा याद रखिए आप, एम्स भोपाल 2018 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगले बात करते हैं, ये जो चौथा पार्ट है अपने इस मिशन परिचारिका 2.0 बुक सॉल्यूशन का, इसके तीनों पार्ट की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। जिसने तीनों पार्ट नहीं देखे हैं वो एक एक करके देख लें, क्योंकि शुरू से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्विक रिविजन पॉइंट उसके अंदर बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट जो आएगा OBG आएगा, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी जो है देखने को मिलेगा। एक या दो वीडियो और फंडामेंटल के आएंगे, उसके बाद में आपको OBG के वीडियो मिलेंगे, उसके बाद कम्युनिटी के। Next, in which position the BP instrument give the correct measurement, sitting position and arm is in the level of heart, यानी इसमें ऐसा पूछा गया है कि आपका स्पाइगोमोमेनोमीटर जो होता है, BP इंस्ट्रूमेंट जो होता है आपका स्पाइगोमोमेनोमीटर, वो करेक्ट मेजरमेंट आपको कब देगा, सिटिंग पोजीशन के अंदर, और आर्म इज द लेवल ऑफ हार्ट, यानी आपकी आर्म जो भुजा है, आपका हाथ जो है हार्ट के लेवल के ऊपर होगा, तब उसमें करेक्ट मेजरमेंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, A cup that is too narrow will provide what type of reading for the patient's BP? इसमें ऐसा पूछा गया है, कफ जो होता है किसका, BP कफ, ठीक है। BP कफ जो आप आर्म के ऊपर लगाते हैं वो अगर ज़्यादा नैरो है यानी छोटा है, सकड़ा है, तो उससे क्या कौन सी रीडिंग आपको देखने को मिलेगी BP के अंदर, तो फाल्स हाई रीडिंग देखने को मिलेगी, यानी गलत रीडिंग आपको देखने को मिलेगी। DSSB 2019 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। फॉर ट्राइंग द बी ट्राइंग टू for tying to the BP apparatus cuff while measuring blood pressure, it is should be placed। इसमें ऐसा पूछा गया है कि जब टाइंग करते हैं, आप पहनाते हैं BP apparatus कप जो लगाते हैं ब्लड प्रेशर को नापने के लिए, इट शुड बी प्लेस्ड। प्लेस्ड कैसे करेंगे, तो 2 सेंटीमीटर अबव द एल्बो विद ट्यूबिंग प्लेस्ड मीडियली इनसाइड द हैंड। समझ गए आप, 2 सेंटीमीटर आपके एल्बो जॉइंट से ऊपर लगाना है, साथ ही उसकी जो ट्यूबिंग होती है, उसकी नली जो होती है BP अपरेटस की, वो मीडियम यानी बीच के अंदर होनी चाहिए, इनसाइड द हैंड होना चाहिए, ठीक है। MPCHO जून 2019 शिफ्ट थर्ड। कैसे प्लेस करना है आपको समझ में आ गया होगा कि 2 सेंटीमीटर अबव द एल्बो हमेशा ध्यान रखें, और ट्यूबिंग प्लेस मीडियली यानी ट्यूब बीच में रहेगी, हमेशा ये ऑप्शन ध्यान रखें एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो। अगला, एट द एज ऑफ 1 ईयर द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, 1 साल के ऊपर आपको नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट पूछी गई है। 1 साल का बच्चा यानी कि इन्फेंट है, तो 26 से 30 होती है। कितनी होती है, 26 से 30 ब्रीथ पर मिनट, 26 से 30 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर 20 सेकंड इज नोन एज, 20 सेकंड तक अगर आपकी ब्रीदिंग या आपकी श्वसन क्रिया रुक जाती है, सीजेशन हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, एपनिया कहा जाता है, ठीक है। एपनिया का मतलब क्या हो गया, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग फॉर 20 सेकंड, 20 सेकंड। नेक्स्ट, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, GNM वाले भी देख सकते हैं क्योंकि एग्जाम सब देते हैं NHM के, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं ये।
आप बुक बाई नहीं कर पाते हैं तो आप वीडियो देख के अपना काम कर सकते हैं। वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे सारे वीडियो 15 से 20 मिनट, वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट के होंगे, ठीक है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है ब्रेन के अंदर कौन से पार्ट के अंदर सिचुएटेड होता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है आपका रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर इसको बोला जाता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है आपका, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, याद रखिएगा। चैन स्टोक रेस्पिरेशन इज डिस्क्राइब एज। चैन स्टोक रेस्पिरेशन का आपने नाम सुना होगा सभी ने, और उसको आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो पीरियड ऑफ एपनिया। पीरियड ऑफ एपनिया मैंने बताया है कि एपनिया क्या होता है, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, 20 सेकंड तक क्या होगा, ब्रीदिंग सीजेशन होगी, तो इसमें क्या होगा, पीरियड ऑफ एपनिया बता रखा है, यानी कुछ टाइम तक तो आपकी रेस्पिरेशन रेट जो है रेगुलर रहेगी, ठीक है, और कुछ टाइम तक क्या होगा, एपनिया होगा, यानी रुकती जाएगी या सीजेशन होता जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चाइन स्टोक रेस्पिरेशन। इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो ये देखिएगा, पीरियड ऑफ एपनिया विद हाइपरवेंटिलेशन, कुछ समय तक तो हाइपरवेंटिलेशन होगा, कुछ समय तक क्या होगा, एपनिया देखने को मिलेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, चाइन स्टोक रेस्पिरेशन कहेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेशन इज 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेशन पूछा है, तो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होगा, ये एडल्ट के लिए बताया गया है, ठीक है, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट एडल्ट के लिए नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेशन बताया गया है। अगर इस वीडियो के अंदर कुछ सुधार करना है, सॉल्यूशन के अंदर कुछ चेंज करना है, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई गलती होती है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, उसके अंदर सुधार किया जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्ट्रेस। कोल्ड स्ट्रेस के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कोल्ड स्ट्रेस जब होती है तो उसके अंदर टेम्परेचर क्या होगा, तो 36 टू 36.4 डिग्री सेल्सियस, 36 से 36.4 डिग्री सेल्सियस जो है कोल्ड स्ट्रेस के दौरान टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट, हीट स्ट्रोक यूजुअली अकर एट द टेम्परेचर अराउंड। हीट स्ट्रोक जब होता है, लू लगना जिसको बोला जाता है, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है लू लगना या हीट स्ट्रोक जब होता है, तो टेम्परेचर कितना हो जाता है, 41 से 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसमें देखने को मिलता है। 41 से 42 डिग्री टेम्परेचर जो सेल्सियस है उसमें देखने को मिलता है। लोकल कोल्ड एप्लीकेशन ट्रांसफर हीट फ्रॉम द बॉडी बाय कंडक्शन, ठीक है, लोकल कोल्ड एप्लीकेशन ट्रांसफर हीट फ्रॉम द बॉडी बाय कंडक्शन। लोकल कोल्ड एप्लीकेशन कोई भी होता है, वो ट्रांसफर हीट कैसे करता है बॉडी से, तो कंडक्शन के माध्यम से करता है, ठीक है। कंडक्शन की क्रिया से क्या होता है, कोई भी लोकल एप्लीकेशन जो होता है कोल्ड एप्लीकेशन, वो हीट को ट्रांसफर करता है बॉडी से। साइडेक सॉल्यूशन शुड बी, एक मिनट वापस देखना इसको, साइडेक सॉल्यूशन शुड बी चेंज्ड एवरी। जो साइडेक सॉल्यूशन होता है आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर ग्रीन ग्रीन कलर का, और ट्रे के अंदर पड़ा रहता है, जिसके अंदर आपके सीजर्स और आपके जो फोर्सेप से पड़े रहते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उसको कितने दिन में चेंज करना चाहिए, 14 दिन में चेंज करना चाहिए, ठीक है, 14 दिन में साइडेक सॉल्यूशन को चेंज करना चाहिए। तो याद कैसे रखोगे अब, तो साइडेक्स सॉल्यूशन जो होता है कितने दिन में चेंज होता है, 14 दिन में होता है। ओवुलेशन कब होता है, 14 दिन में होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन यूज टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनेन ऑफ HIV इन्फेक्टेड पेशेंट। कौन सा सॉल्यूशन यूज करोगे डिसइंफेक्शन करने के लिए, जो बेड के लिनेन होते हैं, कपड़े होते हैं, या बेडशीट जो होती है HIV इन्फेक्टेड पेशेंट की, तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड हम काम में लेंगे। राजस्थान UTB 2016 का क्वेश्चन है, कौन सा सॉल्यूशन जो है डिसइंफेक्शन करने के लिए काम में लेंगे HIV इन्फेक्टेड पेशेंट के लिनेन, जो बेड लिनेन होते हैं उनको, तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, उसको हम काम में लेते हैं, याद रखिएगा HIV के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट की, तो अपना चैनल छोटा है लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिले। उससे कोई मतलब नहीं है आप वीडियो कैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, आपको सारे कंटेंट वही दिए जा रहे हैं जो कि बुक के अंदर है, वो सारा सोल्व करवाया जा रहा है। द बेस्ट वे टू ट्रीट द लिक्विड वेस्ट सच एज ब्लड, यूरिन, हॉस्पिटल सीवेज। याद रखिएगा, बेस्ट वे टू ट्रीट लिक्विड वेस्ट सच एज ब्लड, यूरिन एंड हॉस्पिटल सीवेज, यानी कि ऐसा बेस्ट वे कौन सा है कि आप लिक्विड वेस्ट को ट्रीट कर सके, तो केमिकल डिसइंफेक्शन के माध्यम से आप कर सकते हैं। राजस्थान CHO 2023, केमिकल डिसइंफेक्शन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं,
ब्लड, यूरिन और हॉस्पिटल सीवेज को ट्रीट कर सकते हैं, यानी उसका डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। विच डिसइंफेक्टेंट यूज टू डिसइंफेक्ट टू HIV पेशेंट्स बेड शीट्स एंड लिनेन? सोडियम हाइपोक्लोराइड पहले ही बता दिया गया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। सोडियम हाइपोक्लोराइड ही HIV पेशेंट के बेड शीट और लिनेन के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, process of destruction of all pathogenic organism is known as disinfection। यूपीएनएचएम 2019 का क्वेश्चन है और फिर से आपको यूपीसीएचओ के अंदर देखने को मिलेगी। प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंदर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है सभी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसइंफेक्शन कहते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्शन, डिस का मतलब डिस्ट्रॉय और इन्फेक्शन का मतलब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को क्या कर देना? पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, क्या कहलाता है? डिसइंफेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, immediate disinfection of all contaminated article during the course of disease is called concurrent disinfection। concurrent डिसइंफेक्शन को बोला जाता है। आरआरबी 2015 का क्वेश्चन हो, आरआरबी 2025-26 के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन, इमीडिएट डिसइंफेक्शन ऑफ ऑल कंटामिनेटेड आर्टिकल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज। डिजीज के दौरान किसी भी कंटामिनेटेड आर्टिकल को आप डिसइंफेक्ट करते हैं तुरंत प्रभाव से, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंकरेंट डिसइंफेक्शन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द मोस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर गिविंग एन एनिमा? तो कल ही बता दिया था ना, लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है एनिमा के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन जो होती है कौन सी होती है? लेफ्ट लेटरल होती है। अगला देखते हैं, द टेक्निक विच इज यूज टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन इज नोन एज बैरियर नर्सिंग। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसे हम यूज करते हैं प्रिवेंट करने के लिए क्रॉस इन्फेक्शन? क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब हो गया एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर अगर ट्रांसफर हो रहा है इन्फेक्शन, तो ऐसे इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? बैरियर नर्सिंग का काम में लेते हैं। और बैरियर नर्सिंग को के अंदर क्या क्या आता है आपको पता है? गाउन टेक्निक, मास्क, ग्लाउज, केप, शूज, कवर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलती। पीपी किट, ये सारी चीज़ें किसमें देखने को मिलती है? बैरियर नर्सिंग के अंदर मिलती है। आइसोलेशन, ये सब कुछ किसके अंदर आता है? बैरियर नर्सिंग के अंदर आता है, जो क्या प्रिवेंट करता है? क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। द इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्टे ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल इज कोल्ड। जब आपका पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर स्टे कर रहा है और उसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है और वहां से कोई वो इन्फेक्शन प्राप्त कर लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। आप लिख लीजिएगा, मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है कि मैं लिख के बताऊँ आपको, लेकिन टाइम भी कम रहता है और वीडियो में छोटा बनाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जो देखने वाला है बोर नहीं होता है उससे। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, आप बार बार सुन के देख के लिख सकते हैं। आप नोटबुक के अंदर शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट ऑफ यूटीआई। यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई के लिए मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? तो इस्टीरिया कोलाई होता है, ई कोलाई। आरयूएचएस 2021 राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है। इस्टीरिया कोलाई जो होता है मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट होता है किसके लिए? यूटीआईज यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन की बात करें तो भी क्या होता है? यूटीआई होता है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन आपसे पूछा जाता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? तो यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। और यूटीआई के लिए पॉजिटिव एजेंट कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है? तो इस्टीरिया कोलाई होता है, ये याद रखिए। व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को अगर आपको प्रिवेंट करना है या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचना है तो क्या करना चाहिए? हम क्या बेस्ट तरीका अपना सकते हैं? तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करेंगे अगेन एंड अगेन। ठीक है, बाय द केयर गिवर्स विथ सोप एंड वाटर। सोप एंड वाटर के साथ, साबुन और पानी के साथ में क्या करना है? अगेन एंड अगेन हैंड वॉशिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्कर्ब नर्स इज ऑल्सो नोन एज बॉस ऑफ द स्टेराइल फील्ड। स्कर्ब नर्स जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ये ओटी का क्वेश्चन है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर होती है स्कर्ब नर्स, और उसको हम क्या कहते हैं? बॉस ऑफ द स्टेराइल फील्ड, यानी कि स्टेराइल फील्ड का मालिक उसको बोला जाता है। स्टेराइल फील्ड जहाँ पे इन्फेक्शन फ्री एरिया जो होता है उसका मालिक किसको बोला जाता है? स्कर्ब नर्स को बोला जाता है। तो 125 तक अपने हो चुके, लगभग 250 है, ये 2 वीडियो के अंदर मैं खत्म कर दूंगा, फिर बाद में नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। अब हमेशा तैयार रहें गूगल नर्स के साथ। अगर बुक को बाई करना है तो मिशन हाई पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से आप बाई कर सकते हैं, नहीं करना है तो वीडियो देखते रहें, आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।